ठीक है। सो इसमें हमको क्या देखना था, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, डेरिवेशन देखा था कंपोजिट वॉल का, कि कंपोजिट वॉल के लिए आपका कितना हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बेसिकली हमारा जो आता था आर थर्मल, हमारा कॉन्सेप्ट था आर थर्मल हम कैलकुलेट कर दें। अगर हमने आर थर्मल कैलकुलेट कर ली तो हमको मतलब होता था सिर्फ इनिशियल वॉल टेम्परेचर एंड फाइनल वॉल टेम्परेचर का, और इसके अलावा आर थर्मल का। ठीक है, तो आपको याद होगा जैसे आपको बताया गया था इलेक्ट्रिकल में, अगर आपने किया होगा कि इलेक्ट्रिकल जब आप बेसिकली करते थे इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब आप करते थे तो दो तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होते थे। जो रेजिस्टेंस होते थे, या तो वो सीरीज में कनेक्ट होते थे या फिर वो पैरेलल में कनेक्ट होते थे। ठीक है, यही दो मेथड थे आपके। सो सीरीज और पैरेलल के लिए दो फार्मूले हुआ करते थे, ये भी आपको याद होगा शायद थोड़ा सा, कि जब आप सीरीज में रखते थे रेजिस्टेंस को तो वो सीरीज वाले सारे के सारे एक साथ ऐड होते चले जाते थे, और जब पैरेलल रखते थे तो 1 में ऐड होते थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा ये जो कनेक्शन होता था, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता था, आर इक्विवेलेंट होता था सीरीज के केस में है ये सीरीज है, लाइन से एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दूसरा आपका कनेक्शन होता था पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता था, कुछ इस तरीके का। ये आपका अगर R1 है, ये अगर आपका R2 है, ये आपका अगर R3 है, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना होता था, इस केस में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे कैलकुलेट करते थे पैरेलल केस में। अब यही सेम चीज अगर आपकी हो क्या बोलते हैं थर्मल के केस में। ठीक है, तो थर्मल का बेसिकली देखना किस तरीके से आपका एक क्वेश्चन है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं कि कितना आपका थर्मल रेजिस्टेंस टोटल आता है। ठीक है, तो देखते हैं, फिगर बनाते हैं सीधा, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये मान लो आपका एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये सिंगल मटेरियल है। ये आपका दूसरा हो गया, ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया आपका। ये फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। देन ये रेजिस्टेंस मान लो आपका अलग है। एक ये है, समझ में नहीं आएगा। एक ये हो गया, और एक आपका ये सारे के सारे आपके रेजिस्टेंस हो गए कई एक। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, हीट लेफ्ट हैंड से एंटर कर रही है, राइट हैंड से बाहर जा रही है। आपको पता है क्यू हीट एंटर होगी तो क्यू हीट ही क्या होगी, एग्जिट होगी। ठीक है, चलो इनकी कंडक्टिविटी अगर हम लोग लेंगे, ए की कंडक्टिविटी के है, बी की कंडक्टिविटी के बी है, सी की कंडक्टिविटी के सी है, डी की कंडक्टिविटी के डी, ई की कंडक्टिविटी के ई, एफ की है के एफ एंड जी की कंडक्टिविटी के जी है। सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग है सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ए के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपका मान लो
ए है, बी के लिए ए बी, सी के लिए ए सी, डी के लिए ए डी, ई के लिए ए ई, एफ के लिए ए एफ एंड जी के लिए ए जी। ये इनके क्या हो गए, बेसिकली एरिया हो गए सभी के। ठीक है, अब क्या करना है हमने, हमको निकालना आर इक्विवेलेंट। तो हमको देखना पड़ेगा कनेक्शन कैसा है इनके बीच में, सीरीज है कि पैरेलल। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे आप रेजिस्टेंस के केस में क्या करते थे, ये पहला रेजिस्टेंस रहा, अगला इसी से जस्ट स्टार्ट हो गया, फिर अगला इसी से जस्ट स्टार्ट हो गया ये। तो इसमें क्या होता था, अगर हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं एक, तो इस बैटरी की जो करंट थी ये I1 I2 I3, ये करंट क्या होती थी सीरीज में, सेम बराबर होती थी। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। तो यहां पर फ्लो कर रही है हीट। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम लोग वोल्टेज डिफरेंस, यहां पर V1, ये V2, ये V3। जो वोल्टेज था वो डिफरेंस होता चला जाता था, डिफरेंशिएट होता चला जाता था, चेंज होता चला जाता था हर रेजिस्टेंस के बीच में। यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो पहली वॉल का टेम्परेचर डिफरेंस ये रहा, दूसरी वॉल वॉल में जो कनेक्शन आ गए, दो आ गए, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में। ठीक है, तो यानी पहला अगर रेजिस्टेंस आप शो करते हो तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे इसको। इलेक्ट्रिकल से इसको बेसिकली रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट सीधे चले, ये हमको मिल गया आर ए, आर थर्मल ए है बेसिकली ये। ठीक है, आर ए नहीं, इसको आर थर्मल ए बता दें, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस किसका, ए का। ये हो गया आर थर्मल ए। आगे बढ़े, आगे कितने भाग में, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका ये, 1 एंड 2। ऊपर वाला पोर्शन हो गया आर बी, और नीचे वाला पोर्शन हो गया आपका आर सी। फिर ये जाकर के दोनों एक हो जाते हैं, फिर ये मिलते हैं जाकर के किससे, के डी से। और डी जो है आगे जाकर के तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें, के ई, के आर एफ और आर जी में। और ये फिर तीनों एक होकर के बाहर निकल जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर ई, आर थर्मल एफ, आर थर्मल जी। ये था आर थर्मल डी, ये था आर थर्मल सी, ये था आपका आर थर्मल बी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर ए जो है, आर बी और आर सी, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों की बात करें, ये दोनों हैं पैरेलल में, और इधर ये तीनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो इन पैरेलल का पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर इन तीनों पैरेलल का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट। ये जो इक्विवेलेंट आएंगे, मान लो इसका आ गया R1 और इसका आ गया R2। जब फाइनल इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, ये हो जाएगा R थर्मल A, फिर नया, फिर क्या आ जाएगा R थर्मल 1, फिर इसके बीच में लग रहा है R थर्मल D, और फिर लास्ट में क्या लग रहा है, R थर्मल 2। और उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट केस में हमको कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम को सीरीज में कन्वर्ट करना है, जितना हम लोग सीरीज में ले आ सके। और सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम लोग क्या कर देंगे, इजिली ऐड कर देंगे। तो आपका मोटो है कि ये जब ये पैरेलल में हो गए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है। सिंपल, आपको पता है कि अगर सीरीज में चीजें होती हैं तो सिंपल आपका एल अपॉन के लेते थे अगर सीरीज में होती है। वही चीज अगर पैरेलल में होती है, जैसे आपका सीरीज में फॉर्मूला होता था, सीरीज में अगर इनका हम आर इक्विवेलेंट ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, आर थर्मल ए प्लस R1 प्लस आर थर्मल डी प्लस आर थर्मल 2। ये सीरीज में हो गया और इससे हमारा आर थर्मल इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब ऊपर जो हमारा पोर्शन था ये वाला R1 और R2, R1 R2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, R1 आ जाएगा आपका 1/R1, क्योंकि पैरेलल था इसलिए R थर्मल 1 आ जाएगा 1/R थर्मल B प्लस 1/R थर्मल C। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे R1। और R2 कैसे कैलकुलेट करोगे, R2 आप R2 के लिए भी देख रहे हो आप, R थर्मल 2 भी आपके पैरेलल में तीन लगे हुए हैं, कौन कौन से, R थर्मल ई एफ एंड जी। आर थर्मल ई प्लस 1/R थर्मल एफ प्लस 1/R थर्मल जी।
इससे आप कैलकुलेट कर लोगे R2 एंड R1, और ये R1 R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। और आप आर थर्मल आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, L/K एज। सबकी लेंथ गिवन होंगी अलग अलग, सबकी लेंथ होंगी, हो सकता है इसकी लेंथ आपकी LA हो, L1 हो, है ना, इसकी आपकी L2 हो, ये लेंथ हो सकता है आपकी L3 हो, ये लेंथ हो सकता है आपकी L4। लेंथ और लेंथ, एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हर पार्ट का आप थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इजी सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक वॉल है, ये मान लो आपके पास में एक वॉल थी। ठीक है, ये आपके पास एक वॉल थी। इस वॉल में क्या हो रहा था, आपकी हीट ट्रांसफर हो रही थी Q, और हीट रिलीज कितनी हो रही थी, Q। हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें, हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें गैस के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है। तो दो मीडियम हो गए। इधर मान लो आपकी भरी हुई है एक गैस या फिर हॉट एयर, हॉट एयर है या हॉट फ्लूड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इधर ये आपकी मेटल की वॉल है मान लो, ये आपकी मेटल वॉल हो गई मान लो। ठीक है, और ये आपका मान लो इधर इधर भरा हुआ है कोल्ड फ्लूड और एयर या गैस, कुछ भी हो सकता है, एयर हो गैस हो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम कलर से इसको भी कलरफुल दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये मान लो आपका हॉट था पोर्शन, और इधर वाला पोर्शन आपका मान लो कूल था। ये बेसिकली एक रिफ्रैक्टरी पिक का हो गया ऑप्शन। ठीक है, बस हमने इसमें कंडक्शन के साथ साथ में क्या लेना है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है इधर पोर्शन पे आपका क्या हो रहा होगा, कॉन्वेक्शन। यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, कॉन्वेक्शन। इधर भी क्या हो रहा होगा आपका, कॉन्वेक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कंडक्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस प्लस कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस प्लस कॉन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, तीन तरीके की चीजें आएंगी। अब अगर इधर हॉट एयर है या हॉट फ्लूइड गैस है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था आपको कि सॉलिड के केस में आपकी होती है थर्मल कंडक्टिविटी के, इनके केस में क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी के। और फ्लूइड के केस में या गैसेस के केस में आपका जो होता है वो क्या होता है आपका, कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो आप ये कंसीडर कर लो कि कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हॉट फ्लूइड का कितना है, HHF है, और कोल्ड फ्लूइड का है HCF। ठीक है, जो कोल्ड फ्लूइड था उसका है HCF, जो हॉट फ्लूइड है उसका कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, HHF है। ठीक है, आप कंसीडर कर लो मेटल की जो वॉल है ना, जो हमने इतनी दिखा रखी है, हो सकता है ये बहुत बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बहुत बड़ी भी ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो वॉल थी बहुत बड़ी थी ऐसे। ठीक है, नीचे भी जा रही है ऐसे, वो कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंड करके कर दिखा दिया था तो। ऐसा करके फिगर था। ठीक है, तो आपको निकालना है कि कितनी हीट आपकी यहाँ से ट्रांसफर
हो रही थी या फिर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीन तरीके के रेजिस्टेंस आ गए। कैसे कैसे रेजिस्टेंस आ गए? पहला हो गया आपका आर थर्मल, कॉन्वेक्शन की वजह से। दूसरा आ गया आपका आर थर्मल, कंडक्शन की वजह से। एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो आ गया वो फिर से क्या हो गया? आर थर्मल, कॉन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, ये तीनों आ गए। आप इधर मान लो कि ये जो हॉट फ्लूइड था इसका आपका टेम्परेचर था टी हॉट फ्लूइड THF था, और कोल्ड फ्लूइड का जो आपका टेम्परेचर था TCF था। ठीक है, चलो अब आप जब निकालोगे आर थर्मल कॉन्वेक्शन हॉट फ्लूइड का, ये क्या हो जाएगा? 1/H ऑफ HF इंटू एरिया। दूसरा कंडक्शन के लिए जो आर थर्मल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? आर थर्मल कंडक्शन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वो L अपॉन, जो इसकी लेंथ थी, ये L लेंथ है अगर कंसीडर करते हैं हम लोग, तो L अपॉन K इंटू एरिया क्या हो जाएगा? A। तीसरा हो जाएगा आर थर्मल फिर से कॉन्वेक्शन, किसके लिए? कोल्ड फ्लूइड के केस में, वो कितना हो जाएगा? 1/, यहाँ हॉट फ्लूइड है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? कोल्ड फ्लूइड इंटू एरिया। अच्छा, हमने आपको बताया कंडक्शन के केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K होता है, और पहले ही हमने बता दिया था कॉन्वेक्शन के केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1/HA। थोड़ा सा चलते हैं ऊपर ऊपर देखते हैं। हमने ये आपको बता रखा था पहले से ही कि कंडक्शन के केस में जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस आता है L/K आता है। ये देखो, ये ठीक है। और कॉन्वेक्शन के केस में 1/HA होता है। कहाँ बताया था? ऊपर कहीं होगा जरूर। चलो, नहीं अगर बताया तो मैं बता देता हूँ नीचे एक बार फिर से कि कॉन्वेक्शन के केस में जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो होता है 1/HA। कैसे आता है? देखो एक बार, आपको पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है? HA T1 माइनस T2। ठीक है, और कंडक्शन के केस में क्या होता है? Q कंडक्शन इक्वल्स टू होता है KA T1 माइनस T2 अपॉन DX या फिर L, ये होता था। तो यहां से हम लोग क्या कंपेयर करते थे? V इक्वल्स टू आई आर कंपेयर करते थे। V इक्वल्स टू आई आर में V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पर फ्लो होती है I V बाई आर। यहाँ पर वॉल्यूम का वोल्टेज का होता है डिफरेंस, और रेजिस्टेंस आता है इलेक्ट्रिकल। फ्लो क्या करती है? करंट। इस केस में आपका क्या फ्लो करता है? हीट एनर्जी फ्लो करती है। डिफरेंस आपका टेम्परेचर का होता है। बाकी जो चीज होती है वो क्या होती है? आपकी थर्मल रेजिस्टेंस होती है। वही चीज यहाँ पर भी कर लो। इसको अगर हम लोग आई से रिप्रेजेंट करें, और ये आपका अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया T1 माइनस T2 अगर V हो गया, तो अपॉन में R अपॉन में जब करोगे तो 1/HA लिखना पड़ेगा आपको। ये जो HA था इसको उठा करके 1/HA लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया है कि जो आपका थर्मल कन्वेक्टिव है कोल्ड साइड का वो कितना हो जाएगा? 1/HCF इंटू A। कंडक्टिव के लिए कितना हो जाएगा? L/K। एंड हॉट फ्लूइड के लिए आपका जो कंडक्शन रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/HF ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये तो मिल गए हमको सारे के सारे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि हॉट फ्लूइड से कितनी हीट ट्रांसफर होगी? अगर वॉल टेम्परेचर हम लोग T1 और T2 कंसीडर करें, जो वॉल है, वॉल का इनलेट ये टेम्परेचर T1 है और आउटसाइड का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि मान लो इधर साइड में फर्नेस थी, या फिर आप मान लो ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं जो वॉल दिखाई दे रही है, या फिर आप ऐसा कंसीडर कर लो कि आपके कमरे की वॉल है। उस कमरे की वॉल में सर्दी के दिनों में जो वॉल के अंदर और वॉल के बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जैसे गर्मियों के दिनों में वॉल के अंदर और वॉल के बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो वॉल में तो कंडक्शन होगा, लेकिन कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, हो सकता है कमरे के अंदर ठंडी एयर हो, कमरे के बाहर गर्म एयर हो, या फिर ये हो सकता है कमरे के बाहर आपकी ठंडी एयर हो और कमरे के अंदर गर्म एयर हो। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। उस केस में हमको निकालना होगा कि कितना आपका रेजिस्टेंस आ रहा है थर्मल। ठीक है, तो आपको पता है कि जितनी हीट
हॉट फ्लूइड आपका ट्रांसफर करेगा। तो हॉट फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर हीट कितनी हो जाएगी, एच ऑफ एच एफ इंटू ए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हॉट फ्लूइड के बीच, टी ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस T1। उतनी हीट आपकी कंडक्शन के थ्रू बाहर जाएगी, के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, और उतनी हीट आपकी जो आपकी कोल्ड एयर है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, एच ऑफ सी एफ इंटू ए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T2 माइनस टी ऑफ सी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। एग्री करते हो इस बात को? ठीक है। अब इनसे क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई आपकी, थर्ड इक्वेशन। आप क्या करो, फर्स्ट वाले से टी एच एफ माइनस T1 का वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, साइड में लिख के बता देता हूँ। टी एच एफ माइनस T1 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगी Q अपॉन एच ऑफ एच एफ बाई ए। इससे आप T1 माइनस T2 की वैल्यू निकालो, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन के बाई एल। सही है? ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको, एल का मल्टीप्लाई कर दो इधर साइड में और के नीचे आ जाएगा, तो क्यू एल अपॉन के ए आ जाएगा। तीसरा T2 माइनस टी सी एफ कैलकुलेट करो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा Q से, इट विल बी Q अपॉन एच ऑफ सी एफ इंटू ए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर दो। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो इन इक्वेशंस, ये जो आपकी इक्वेशंस आई हुई हैं, इनको तीनों को आप कर दो ऐड। ऐड करो जरा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि पेज भर रहा है। इन तीनों इक्वेशंस को जरा ऐड करो। ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, टी एच एफ माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस टी सी एफ। T1 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एच ऑफ एच एफ इंटू ए प्लस क्यू एल अपॉन के ए प्लस Q अपॉन एच ऑफ सी एफ ऑफ ए। इनमें आप Q कॉमन ले लो, Q जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एच ऑफ एच एफ इंटू ए प्लस एल अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच ऑफ सी एफ इंटू ए। ठीक है। तो आपका ओवरऑल क्या बच रहा है, इसको भी मैं और छोटा कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या बच रहा है आपका, यहाँ से आपको पता है टी ऑफ एच एफ माइनस टी ऑफ सी एफ इक्वल्स टू क्यू 1 अपॉन एच एफ ए प्लस एल अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच ऑफ सी एफ। यहाँ से Q की वैल्यू जरा कैलकुलेट करो, ये पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होकर के क्या आएगी, Q इक्वल्स टू टी ऑफ एच एफ माइनस टी ऑफ सी एफ अपॉन में 1 अपॉन एच एफ ए प्लस 1 अपॉन एल अपॉन के ए प्लस 1 अपॉन एच ऑफ सी एफ इंटू ए, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, इसमें 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू टी ऑफ एच एफ माइनस टी ऑफ सी एफ। 1 अपॉन एच एफ पूरे में से कॉमन है, तो 1 अपॉन एच एफ प्लस एल अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच ऑफ सी एफ। ये ए ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा ए इंटू टी ऑफ एच एफ माइनस टी ऑफ सी एफ अपॉन 1 अपॉन एच एफ
प्लस एल अपॉन के प्लस 1/h ऑफ सी एफ। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म आया है पूरा का पूरा 1/h ऑफ एच एफ प्लस